हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन फॉर क्लास 11th जेई एंड नीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आ रहे थे, सर ग्रेविटेशन में बहुत ज़्यादा डाउट है, तो ग्रेविटेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसने अब तक बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ग्रेविटेशन मैं कराऊंगा कंप्लीट फ्रॉम दी बेसिक्स टू द एडवांस। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, सो ग्रेविटेशन होता क्या है? होता क्या है ग्रेविटेशन? पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? इट इज दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies of यूनिवर्स या इन यूनिवर्स। ठीक है बेटा, इसके वगैरह मत करना, आराम से सुनना, स्पीड फास्ट मत करना। ठीक है, पूरा ग्रेविटेशन कराऊंगा फ्रॉम दी बेसिक टू द एडवांस। ठीक है, ये कोई वन शॉट वगैरह नहीं है, पूरी सीरीज चलेगी। आज पहला लेक्चर है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये वन शॉट वगैरह नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को। तो ग्रेविटेशन होता क्या है सर? दुनिया में जितनी भी बॉडीज है ना बेटा, दुनिया में जितनी भी बॉडीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये न्यूटन ने बोला था, आगे और पढ़ेंगे। दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्ट कर रही हैं, किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं उसको बोल रहे हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये वाली जो बॉल है, ये वाली जो बॉल है इस दूसरी बॉल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो फोर्स लगाई तो आजा आजा आजा, फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, और उस फोर्स को बोल रहे हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन। दुनिया में जितनी भी बॉडी हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, और जिस फोर्स से खींचने की कोशिश कर रही हैं उसे ही बोल रहे हैं बेटा ग्रेविटेशन। तो सर एक डाउट आ रहा है कि ये जब खींचने की कोशिश कर रही हैं तो ये आपस में आ क्यों नहीं रही? ये वाली जो बॉल है एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही है तो आग पे जैसे चिपक जाए, आके आके चिपक जाए, आके चिपक जाए। चिपक क्यों नहीं रही है? आके चिपक इस वजह से नहीं रही है क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। आगे देखेंगे कितना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे अच्छे, जेई के, नीट के, बोर्ड्स लेवल तीनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी न्यूमेरिकल्स दूंगा। ठीक है, चलो तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ये जो बॉल है मेरे को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये जो बॉल है इस फैन को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये जो बॉल है इस पेन को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। इस वजह से ये पेन इस पे आके चिपक नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा जो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स होता है ये सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है। ये मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स होता है वो ये सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है, तो इस वजह से ये एक दूसरे पे आके चिपक जाती हैं। ये इस वजह से एक दूसरे पे आके चिपक जाती हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों बॉल्स के बीच में वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, इस वजह से बेटा ये आपस में चिपकती नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में होता है। जैसे प्लैनेट्स है, उनके बीच में जो प्लैनेट्स है जैसे कि जो अर्थ है और सन है उसके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काफी ज्यादा है, तो देखेंगे आगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन देख लिया। ग्रेविटेशन देखने के बाद अब ये बताते हैं कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या अंतर है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या अंतर है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो ग्रेविटेशन समझ ले, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? यदि यदि
तो यदि दो बॉडी है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो हम ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। यदि उन दोनों बॉडीज में से अगर एक बॉडी हमारी अर्थ हो जाती है, अगर उन दोनों में से बॉडी में से एक बॉडी अगर हमारी अर्थ हो जाती है, तो जो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। तो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। कैसे हुआ? अगर दो बॉडीज में से अगर कोई भी एक बॉडी अर्थ हो गई तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द, ये ऐसी ही डेफिनेशन लिखनी है आपको अपने स्कूल में, तो इस वजह से मैं लिखवा रहा हूं। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the earth and any object lying on or near its surface। ठीक है भाई, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ठीक है भाई। तो ग्रेविटेशन देख लिया, ग्रेविटी देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, ये क्या होता है? अरे नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इसके लिए हमें ग्रेविटी पता होनी चाहिए। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी सर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ग्रेविटी क्या है? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोल रहे हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है क्यों हो रहा है एक्सेलरेशन? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। यहां पर जो फोर्स अगर मेरा ग्रेविटी हो जाए तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वही हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखते हैं भाई, दी एक्सेलरेशन produced in a body due to the action of gravity alone is called acceleration due to gravity। बेटा अभी तो बहुत ही इजी चल रही चीजें, अभी लेवल बढ़ेगा। ये तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टाइप है तो इस वजह से इजी है, अभी लेवल एकदम से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर एक शब्द है बेटा जिसको बोल रहे हैं ग्रेविटी अलोन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा जो ग्रेविटी हो गया अगर, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है भाई, अच्छा तो इसमें ये बताओ जो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, सिंपल है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, हैजिंग अ मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और जो वेक्टर लॉज को फॉलो करती है, मतलब
ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो, ठीक है, उन एंड फॉलोज द वेक्टर लॉज, ठीक है। तीन कंडीशन होनी चाहिए। करंट और प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट के पास डायरेक्शन होती है तब भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। प्रेशर के पास भी डायरेक्शन होती है, प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज प्रेशर डज नॉट फॉलो दी वेक्टर लॉस, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए ऐसा यूनिट कितनी होगी, जो जी है उसकी जो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, इट्स ऐसा यूनिट इज, एसेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, एसेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, ये सब स्कूल में आ सकता है आपके भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। डायमेंशन बताओ इसकी, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई, एसेलरेशन का डायमेंशन यहां पर नोट डाल के रफ रफ लिख लेता हूं मैं, रफ वर्क, ठीक है। अच्छा ये बताओ एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है भाई। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की डायमेंशन बोलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी एल, और टाइम टी है, टी की डायमेंशन क्या हो जाती है कैपिटल टी। ये हमने डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा है उसके लिए देख लो बेटा। अगर कोई मास होता है, अगर मास है उसके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो लेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और टाइम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरीके की लेंथ है तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल एल से, जो टाइम है वो उसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी से, ठीक है। तो जो वेलोसिटी की जो डायमेंशन आ गई, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। मैंने बोला सारी चीजें बेसिक्स से लेके चलूंगा, टेंशन मतलब जिसको नहीं आता है अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो एल टी माइनस वन हो जाएगा भाई, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस वन। तो एसेलरेशन की डायमेंशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी की डायमेंशन चाहिए होगी और डिवाइडेड बाय टाइम। डायमेंशन ये ब्रैकेट बना रहा हूं इसका मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया ना, ये जरूरी होता है, इसका मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। तो एसेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाल चुके हैं, ये रही बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, नीचे है टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा कैपिटल टी, तो ऊपर जाके चले आएगा। तो एसेलरेशन की डायमेंशन कितनी आ गई बेटा, एल टी माइनस टू, ठीक है भाई। तो एसेलरेशन की डायमेंशन कितनी आ गई, एल टी माइनस टू, ये डायमेंशन हुई एसेलरेशन की, ठीक है भाई। तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बेटा ये भी तो एक एसेलरेशन ही तो है, नाम से समझ आ रहा है बेटा, ये भी तो एक एसेलरेशन है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन भी वही होगी जो एसेलरेशन की डायमेंशन होगी, यानी कि एल टी माइनस टू, ठीक है। ये चैप्टर इतनी तो मेरे को उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वरना मैं बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं डायमेंशन भी स्टार्ट कर दूंगा एक दिन, एक दो वीडियोस में डायमेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमने देख लिया। इसकी वैल्यू सरफेस पे अभी देखेंगे, वैसे 9.8 होती है, इसकी वैल्यू देखेंगे और क्या कैसे कैसे वेरी करती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेट की, वेट क्या होता है, हाँ भाई वेट बताओ क्या होता है, वेट क्या होता है वेट कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ लगाती है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसी को वेट बोलते हैं। सीजे सबको मालूम है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स applied by earth on the body, ठीक है भाई, ये होता है वेट, वेट, ठीक है ठीक है भाई। अच्छा
ठीक है। तो मुझे एक फॉर्मूला होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अर्थ जो फोर्स लगा रही है, अच्छा इन केस ऑफ द अर्थ, अर्थ के केस में अगर बात करता हूं, इन केस ऑफ अर्थ, एक सेकंड इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ क्या होता है भाई, वही तो वेट होता है। तो बेटा इसको फोर्स हो गया वेट, जो अर्थ लगाती है फोर्स जिसको बोलते हैं वेट, और जो अर्थ एक्सेलरेशन लगाती है उसको बोलते हैं जी। तो जो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसको बोल रहे हैं ग्रेविटी, ठीक है। उस ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला आपको याद करना है, ये mg है, ये पता होना चाहिए, आई थिंक सबको पता भी होगा। तो वेट होता है mg। वेट क्या होता है भाई, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं वेट, ठीक है। तो फोर्स बराबर ma होता है, तो अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसको बोलते हैं वेट। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से g प्रोड्यूस होता है, तो एक्सेलरेशन की जगह g और फोर्स की जगह दिया आपने वेट, ठीक है भाई, ठीक है यहाँ तक, ठीक है भाई। अरे ऑनलाइन क्लास में तो हंसी मजाक कुछ हो ही नहीं पाता, ऑफलाइन में तो काफी मस्ती मजाक हो ही जाता था। एक हरकत उधर कोने में बैठे कोई हरकत करता था, एक बैठे कोने में कोई हरकत करता था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेट हो गया। अच्छा ये बताओ, वेट की ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट। वेट क्या चीज है, वेट एक फोर्स ही तो है बेटा, वेट एक तरीके का फोर्स ही तो है। अरे देखना भाई, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा यूनिट क्या होगी वेट की, न्यूटन होगी, क्योंकि फोर्स की, सारे फोर्स की क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है, न्यूटन होती है। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अगर पूरा नाम लिखना है तो आपको स्मॉल से लिखना पड़ेगा। बात इंपॉर्टेंट है, जो पूरा नाम लिखना है तो आपको स्मॉल एन से लिखना पड़ेगा, और अगर आप सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल एन से लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट का नेम वाली यूनिट को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, पहले चैप्टर की बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा सीजीएस यूनिट बताना इसकी, सीजीएस यूनिट ऑफ द वेट, यानी कि सीजीएस यूनिट ऑफ द वेट कह लो या फिर फोर्स कह लो, बात तो एक ही है। तो कितनी होगी भाई, इसकी होती है डाइन, डाइन डाइन डाइन, ठीक है। तो कन्वर्जन भी पता होना चाहिए, तो एक न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन, ठीक है, सॉरी 10⁵ डाइन, ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। इसका याद करने का तरीका भी बताया था मैंने क्लास में, कैसे बताया था। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलता था तू कितनी इंटेलिजेंट है, एकदम न्यूटन की तरह इंटेलिजेंट है, लेकिन उसने फिजिक्स पढ़ी थी तो उसको पता है कि एक न्यूटन किसके बराबर है, 10⁵ डाइन। तो बेसिकली वो अपनी वाइफ को बोल रहा है तू 10⁵ डाइन के बराबर है, ठीक है। जैसे सिंपल ट्रिक टू जस्ट रिमेम्बर, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ द वेट, वेट की डायमेंशन यानी कि फोर्स की डायमेंशन, वेट या फिर फोर्स कह लो, बात देखिए, क्योंकि वेट भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है भाई, जो अर्थ जो लगा रही है वही है, ठीक है भाई। चलो कैसे नहीं, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है हमारी mlt-2। ये कैसे लिख दी मैंने, ये कैसे लिख दी मैंने, ये कैसे लिख दी भाई, जिसको नहीं पता है वो देख लिए भाई, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स बराबर m इंटू ए, ठीक है। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो होगी मास की डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन। बोलो सही है, बिल्कुल सही बात है। मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम, अभी बताया था, अभी बताया था। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल टी से। तो जहां पर एम है तो कैपिटल एम कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा बताओ एसेलरेशन, एसेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली थी हमने, ऊपर से देखेंगे। एसेलरेशन की डायमेंशन है एल टी, एल टी माइनस 2। तो भाई यहां लिख देते हैं एसेलरेशन की डायमेंशन कितनी, एल टी माइनस 2। डायमेंशन का रूल होता है, हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, तो हमने सब मिला के स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी आ गई, एम एल टी माइनस 2, ये हमने यहाँ पर ही लिखी है। ये आपको फोर्स की याद करने के लिए बोला था मैंने क्लास में भी, ठीक है भाई। तो यहां तक हमने देख लिया, वेट की कहानी देख ली। अब आगे चलते हैं।
अब यहां से थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं पिक्चर। ये तो था इंट्रोडक्शन। एक लॉ होता है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन भाई साहब ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वो लोग क्या था, वो लोग क्या था? सो दिस लॉ, पहले लिख दूं, हाँ, दिस लॉ states that the force of attraction between 2 point masses is, first point, directly proportional to, बहुत लोगों को पता भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। ऐसे ही लिखना बेटा, आपको स्कूल में आ गया ना, एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको ऐसे ही लिखना है, डिट्टो लाइन टू लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, inversely proportional to the product, inversely proportional to the square of distance between them। ये between है ना, between them मतलब क्या है, मतलब देखते हैं। ठीक है, तो बेटा दो पार्टिकल हैं हमारे, दो पार्टिकल है, ये रहा एक पार्टिकल है, ये रहा, जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है ये रहा, जिसका मास है बेटा m2। न्यूटन ने बोला कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। ठीक है भाई, लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्स होगा कितना होगा, कितना होगा फोर्स? तो जो फोर्स होगा, लगा रहे हैं भाई, लगा रहे हैं। ये जो है ये पहले तो सेंटर बनाया, लाइन जो नहीं बनाया, तो ये जो M2 है इस पे फोर्स लगा रहा होगा कि बेटा आजा आजा आजा, जीमी जीमी जीमी। ठीक है, तो ये जो M2 है इस पे फोर्स लगा रहा होगा और उतना ही फोर्स M1 लगा रहा होगा। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो फोर्स होगा कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इसका मास कितना है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा बताया कि जो फोर्स होगा इनके बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट्स से r है, लेट्स से r है, लेट्स से r है, सेंटर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स होगा, न्यूटन ने बोला जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू देम। तो अगर इसको हम कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइन कर देंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बोलो ठीक है भाई, ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि जो फोर्स होता है, सॉरी, एक ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहां पर एक्सपेरिमेंट से पता चला इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा जी, इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा जी, और जी का नाम दिया इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक बार देखते हैं ये क्या है। तो ये फॉर्मूला आ गया,
ये एफ क्या है? एफ क्या है? वेयर? एफ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? अरे किसके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस के लिए लगता है फॉर्मूला, ध्यान रखना, बिटवीन टू पॉइंट मासेस। ठीक है भाई। अच्छा M1 क्या है? M1 M2 क्या चीज है? M1 M2 क्या चीज है? मासेस। किसके मासेस? ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2, ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है भाई। आर क्या है? आर क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू है, डिस्टेंस बिटवीन द टू, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज या टू पॉइंट मासेस। ठीक है, चल भाई। लेकिन जी का जो है वो चीज इंपॉर्टेंट है। जी क्या चीज है? जी क्या चीज है? जी होता है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा ये होता क्या है? ये एक्सपेरिमेंट से निकाला। चलो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम यूनिवर्सल, अगले पेज से, नए पेज से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। भाई पेशेंस बना के रखना, मस्त समझ आएगा, टेंशन मत लो। अब भी आगे जाके लेवल बढ़ जाएगा, धीरे धीरे चल रहा हूं सारे बच्चों को लेते हुए। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल जी से। स्मॉल जी क्या था? स्मॉल जी क्या था? स्मॉल जी क्या था? स्मॉल जी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू होती है 9.8, बता देंगे आगे। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करें? चलो डिफाइन करते हैं। तो हमने फॉर्मूला कैसे निकाला था? अभी फॉर्मूला आ गया था, दो बॉडीज के बीच में फोर्स कितना लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? जी टाइम्स ऑफ द M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी कितना हो जाएगा? अगर जी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आर है वो इधर चले जाएगा, जी की वैल्यू हो जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिफाइन कैसे करें? अगर स्कूल के पेपर में आ गया ये कैसे डिफाइन करें भाई? डिफाइन द ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं। यदि यदि देखते हैं, देखते हैं। इफ, चलो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, ये रटना नहीं है, रटना नहीं है। ठीक, दी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, नहीं इसको बाद में लिखेंगे, अभी ऐसे समझते हैं। ठीक है, यदि, इफ, पहले समझा दो फिर लिखाऊंगा। यदि दो मैंने मासेस लिए हैं, उन दोनों मासेस मैंने लिए हैं 1-1 किलो के। ठीक है भाई, 1-1 किलो के मासेस लिए और मैंने उन्हें रखा है 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करता हूं तो जी कितना आ जाएगा? एफ टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो जी बराबर हो गया एफ। ठीक है, जी बराबर हो गया एफ। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक फोर्स ही है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सुनो अब ध्यान से, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अबे भाई बराबर नहीं आ गया, एफ के बराबर ही तो आ गया। सुनो पूरा सुनो, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मास। अबे 1-1 किलो के लिए इतना मास, कंडीशन है ना। जी बराबर एफ तो है, लेकिन कब? जब दोनों 1-1 किलो के हो जाए और दोनों के बीच की दूरी 1 हो जाए। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन बिटवीन
two unit masses placed at unit distance apart। रटना नहीं है भाई, रटना नहीं, रटना नहीं है, स्कूल के एग्जाम में आएगा, ऐसे लिखना है आपको, बोर्ड्स कंपटीशन में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है भाई, एक फोर्स के बराबर है। कब है फोर्स के बराबर, कब है फोर्स के बराबर, जब यूनिट मास हो जाए, मेरा यूनिट मतलब वन हो जाए मास, और दोनों बीच की दूरी भी यूनिट हो जाए, यानी कि वन हो जाए, ठीक है। चलिए भाई, इसकी वैल्यू हमने निकाली एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट किया किसने किया भाई, बताते हैं अभी किसने किया, कैवेंडिश ने किया था, देखते हैं। तो जी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू आती है, आपको याद करना है, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल आती है 6.67 इंटू 10 माइनस, कौन सी क्लास में आप, 11th में हो ना, तो 6 10 11, ठीक है। यूनिट बताओ इसकी, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे निकाली मैंने न्यूटन, अरे फॉर्मूला देख भाई, फॉर्मूला देखना, एफ इज इक्वल टू, अच्छा नहीं आ रहा कुछ, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो जी कितना आ गया, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एफ की यूनिट क्या होती है, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, आर की यूनिट क्या होती है मीटर, लेकिन आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई, नीचे क्या है m1, m1 यानी मास है, तो मास की यूनिट क्या होगी बेटा, केजी। m2 भी मास है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, केजी। तो जी की क्या यूनिट आई भाई, जी की यूनिट क्या है, अच्छा सॉरी, तो जी की क्या यूनिट है, जी की यूनिट है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मैंने यहां लिख दी, ठीक है भाई। सीजीएस, सीजीएस यूनिट क्या होगी, ये तो ऐसा ही थी, ये तो ऐसा ही है। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी भाई, न्यूटन को किस में लिख लेंगे, डाइन में लिख लेंगे, 10⁵ डाइन हो जाएगा न्यूटन का। अच्छा, और मीटर का कितना हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 10⁴ 10⁻100, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, स्क्वायर है तो बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये केजी, केजी की वैल्यू ग्राम्स में करेंगे तो कितने ग्राम्स, 1000, तो ये बेटा ग्राम का स्क्वायर है, क्योंकि दो है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, जी की वैल्यू कितनी आ गई, तो जी की वैल्यू जो आ गई 6.67 इंटू 10⁻11 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 4, 9 9 में 3, 10⁻8 आ जाएगा ना, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भाई, ठीक है, क्लियर। ये किसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको, ये तो हो गई बेटा एसआई यूनिट, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट, और ये हो गई आपकी सीजीएस यूनिट। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था, अरे कहाँ गया? ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसको किया था कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट, बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चले आगे, तो जी की वैल्यू पता, जी की डायमेंशन लिख देंगे, जी की डायमेंशन लिख देंगे, हाँ भाई लिख देंगे, जी की डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, कभी कभार आ भी चुकी है, डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी, ये नीट उसमें आ चुकी है, जेई वगैरह में शायद, एक बार मेरे को ध्यान, डायमेंशन ऑफ जी। तो जी की यूनिट से लगा लो या फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो या हाँ, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ द जी यानी कि कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, मैं पहले लिख दूं, पहले लिख देता हूं, बाद में निकाल दूंगा। तो ये हो जाएगी मीटर की पावर -3 होती है, नहीं -1 होती है, एल की पावर 3 होती है, और टी की पावर होती है -2, ठीक है। अब एक बार निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर,
और तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कलर चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। जी की वैल्यू हो जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है भाई। अगर जी की डायमेंशन निकालनी है तो एफ की डायमेंशन करनी पड़ेगी इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय m1 m2 की डायमेंशन। एफ की डायमेंशन अभी निकाल चुके हैं, ऊपर ऊपर निकाल चुके हैं। एफ की डायमेंशन कितनी आती है, MLT-2, ठीक है। आर लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होता है एल, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय एम, एम मास है, ये भी मास है तो ये भी मास है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक मास से एक मास गया तो ये कितना बचा, एक मास है, ये ऊपर चला गया, m-1 बचा, L3 बचा, T-2 बचा। बोलो, ठीक है। यही लिखा भाई मैंने यहाँ पर भी, ठीक है। चलो ये हो गया। आप इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया, जी की वैल्यू देख ली, जी की डायमेंशन देख ली। डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट देख लिया, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ समझ आ गया, न्यूटन्स लॉ समझ आ गया, ठीक है। अब कुछ न्यूटन्स लॉ ने क्या बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बताया, फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल। और इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस फोर्स की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है भाई। पहली प्रॉपर्टी, दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव नेचर की है, बताओ भाई। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव नहीं होता भाई। ग्रेविटेशन अट्रैक्ट करती बॉडी एक दूसरे को। दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ऐसी लिखना है भाई। प्रॉपर्टीज आ गई तो आपके पेपर में, स्कूल के में तो ऐसे लिखना है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ब्रैकेट में लिखना नेवर रिपल्सिव, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता ये, है ना, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। मतलब अच्छा, तो एक बॉडी ये रही, ठीक है, पर एक गोला बन गया। दूसरी बॉडी ये रही, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। दूसरी बॉडी ये रही, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है भाई। सेंटर लाइनिंग को ज्वाइन करेंगे, सेंटर लाइन को ज्वाइन करेंगे। एक बॉडी बेटा इधर इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, कितना फोर्स लगाएगी, एफ लगाएगी। ये वाली बॉडी बेटा इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, कितना फोर्स लगाएगी, एफ लगाएगी। और एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू होगी G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया भाई पहला पॉइंट, ये अट्रैक्टिव नेचर होते हैं, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट, जी की वैल्यू हमने देखी कितनी होती है, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू अभी देखी कितनी, देखी देखते हैं ऊपर जाके 6 पॉइंट। जी की वैल्यू कितनी थी, जी की वैल्यू हमने निकाल ली 6.6 इंटू 10⁻⁻11 है भाई, -11 देख भाई गौर से, ओ शिट, 10⁻11 है, -11 मतलब कितना कम हो गया भाई, कितना कम फोर्स हो गया। देख देख, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई। G की वैल्यू कितनी है, बहुत कम है। दो बॉडी है, ये रही, इसका मास कितना हुआ, लगभग 250 ग्राम, इसका मान लेते हैं 250 ग्राम, ठीक है। दोनों रख ली मैंने एक मीटर के आधे, ये कितना जो भी है 15 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। तो ठीक है भाई, पुट कर, जब मैं देखूंगा ना भाई, मासेस का प्रोडक्ट, मासेस भी हल्के हैं, मासेस भी बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्के मासेस हैं। और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी की वैल्यू बहुत ही कम है, तभी तो ये नहीं चिपक रहे। अगर मासेस बहुत ज्यादा कर दूं, इतना ज्यादा कर दूं कि कैपिटल जी की वैल्यू को कंपनसेट कर देगा, तो शायद अट्रैक्ट कर जाए। तो जनरली क्या होता है, दिस फोर्स ज्यादा वीक फोर्सेस, तो मैं लिख लेता हूं, these forces are weak forces। क्यों वीक फोर्सेस है, कैपिटल जी की वैल्यू है वो कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत कितनी है बेटा, स्मॉल है, ये काफी स्मॉल है। फोर्स को लार्ज होने के लिए तो मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि दोनों को कंपनसेट कर दे, ठीक है। चले
तीसरा पॉइंट, ठीक है बेटा, ये अगला पॉइंट है, ये फोर्सेस जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। मतलब क्या है, मतलब क्या है, बताता हूँ। मतलब ये है, अगर ये दो बॉडीज ली मैंने, यहाँ पर रख रखी है मैंने हवा में, और इन इन दो बॉडीज को, दोनों बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, ठीक है, अगर इन दो बॉडीज को मैं पानी में ले गया तब भी फोर्स कितना रहेगा, और दोनों के बीच बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो भी फोर्स चेंज नहीं होगा। हवा में ले जाओ, पानी में ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, मिट्टी के तेल में ले जाओ, कहीं ले जाओ, ये फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। These forces do not depend on medium। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि ये बॉडी है एक, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर को ज्वाइन किया, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेट्स से 10 न्यूटन से, लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 न्यूटन तो बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। और ये कहां पर है बेटा, अभी एयर में है, एयर में है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी जो भी है सेम ही है, मतलब सेम ही रख रहा हूं। और अगर मैं इन सबको, अगर मैं इसको पानी में ले जाऊं, अगर मैं इसको पानी में ले जाऊं, अगर मैं इसको पानी में ले जाऊं, देख भाई, शिट, अगर मैं इसको पानी में ले जाऊं, ये ले गया पानी में, ठीक है, ये रहा पानी, तब भी फोर्स कितना रहेगा भाई, तब भी फोर्स कितना रहेगा, 10 न्यूटन का ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस चेंज नहीं करी, दोनों का मास चेंज नहीं करा, ठीक है। तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला पॉइंट, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं भाई, चौथा है, दीज फोर्सेस फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करते हैं, यानी कि अगर एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, दोनों के बीच में बेटा, दोनों के बीच में ये इसको अट्रैक्ट करेगी, कितने की फोर्स है, अगर एफ फोर्स है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो भाई इस बॉडी पर भी कितना फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। एफ न्यूटन का थर्ड लॉ भी वैलिड होता है, ठीक है, वो तो ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। चल भाई, these forces are central forces। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है, ये दे एक्ट along the line joining the particles, या सेंटर ऑफ मास कह लो। मतलब सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये है, ये कहां लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने ये अभी शो किया है, जैसे कि एक पार्टिकल है ये रहा भाई, ठीक है भाई, एक दूसरा पार्टिकल है ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, दोनों सेंटर लाइन को जोड़ दो, ये इस पे फोर्स लगेगा, इस वाली बॉडी की तरफ, और इस पे फोर्स लगेगा इस वाली, तो दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे दो, ठीक है। चलो भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। एक बार में वीडियो देखना, ज्यादा वो ये मत करना कि मैं पॉज कर लूं, कल देखूंगा, आदि कल देखूंगा, एक बार में वीडियो देखना और हैंड रिटन नोट्स बनाना, ये आपको बता रहा हूँ। दीज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज whose work done is independent of the path, that is work done
by these forces do not depend on path। ये बेटा अभी आपको बस याद करना है, इसको अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा। व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। क्लोज लूप में इनका वर्क डन जीरो होता है। वर्क पावर एनर्जी में अगर आप चाहोगे तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूं, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तब वहां पर हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सारे फील्ड फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। चलिए अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे, ध्यान रखना है ना, याद कर लेना अभी के लिए याद कर लेना, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is independent of the presence of other body। इसी को बोलते हैं बेटा, अदर बॉडीज कह लो, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, ठीक है। नई बात समझ नहीं आई तो देखते हैं भाई, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। तो एक बॉडी है ये रही, दूसरी बॉडी है ये रही, दोनों कुछ दूर रखी हैं अपार्ट। तो इन दोनों के ऊपर, दोनों कुछ दूर अपार्ट रही हैं, तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, लेट से जो भी लग रहा है, इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, एग्जाम्पल है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मैंने क्या किया दूसरे केस में, ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या किया मैंने, दूसरे केस में क्या किया मैंने, क्या करा, इस बॉडी को उठा के ले आकर एक बॉडी और लेकर आ गया डुप्लीकेट। ये रहे, दो बॉडी ऐसी थी, तो एक बॉडी को और लेकर आ गया मैंने, यहाँ लाके रख दिया। एक बॉडी को और लेकर आया, यहाँ पर आके रख दिया, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो 10 न्यूटन का फोर्स है ना, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। तीसरी बॉडी से मतलब नहीं है, तीसरी बॉडी से मतलब नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स को। जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है उसको तीसरी बॉडी से मतलब नहीं है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब ये बॉडी इसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगेगी, और ये बॉडी इसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश लगेगी। यानी कि ये बॉडी इसकी तरफ, ये इसकी तरफ भी फोर्स लगाएगा। लेट से 5 न्यूटन इधर लगा रहा है, ये इसको पर कितना लगाएगा भाई, 5 न्यूटन का लगाएगा इक्वल रनिंग। अगर ये इस पर, ये इसको अट्रैक्ट, ये वाली जो बॉडी है वो इसको अट्रैक्ट करने, ये वाली जो बॉडी है वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, जैसे 3 न्यूटन से कर रही है, तो ये वाली बॉडी भी इसको अट्रैक्ट करने लगेगी कितने से भाई, 3 न्यूटन से कर रही है, ठीक है। तो मतलब जो 10 न्यूटन शुरुआत में लग रहा था वो लगता ही रहेगा इन दोनों के बीच में, तीसरी बॉडी से फर्क नहीं पड़ेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड फोर्स। चलो तो आगे चलते हैं भाई। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते लेते हैं। यहां तक हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। चलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चल तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे सही तरीके से। तो मैं नोट डाल देता हूँ एक, ठीक है, नोट डाल देता हूँ एक, ठीक है, लिख देता हूँ। अब बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमें क्या पता चलता है, अगर कोई बॉडी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ये पता पड़ता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ कर रही है, जैसे कि ये बॉडी है, ये तुम हो, ये साइकिलिस्ट है या जो भी है, ठीक है, ये एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में चल रही है। दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है।
ठीक है, ये रहा सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस कितना है भाई, कैपिटल आर है। ये बॉडी सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चल रही है। ठीक है भाई, कितने की वेलोसिटी है, लेट से v वेलोसिटी से चल रही है। यूनिफॉर्म है तो ये वाली वेलोसिटी है वो कैसी है भाई, कांस्टेंट है। क्यों क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी तो हमेशा चेंज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन है, ये स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रह रही है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, अगर बॉडी यहाँ पर आ गया तो वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, अगर यहाँ पर आ गया पार्टिकल तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। तो वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड आपकी कांस्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल हो जाती। ठीक है भाई, तो अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, एक फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा। कोई भी फोर्स होगा, एक फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, और जो सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स वो किसके की बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दी आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म करे तब भी ये फोर्स तो सेंटर की तरफ लगता ही है। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो एक फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा हमेशा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, और v इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा इज इक्वल्स टू द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसने मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरीके से, पढ़ तो लिया ही होगा आपने। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यहां पर अगर मैं पुट कर दूंगा तो f इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, एक ये आपके सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए न्यूमेरिकल्स करने से पहले। ठीक है, ठीक है भाई, और एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और होता है सर्कुलर मोशन का, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अगर टाइम टी क्या है बेटा, टी है द टाइम पीरियड, टी क्या है आपका टाइम पीरियड, टी क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर को लगाने में कितना समय लग रहा है, इज दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दैट इज नोन एज द टाइम। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक रिकैप हो गया जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, दैट्स आई हैव टोल्ड यू, जस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चले अब न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां से एक पेस्ट कर देता हूं न्यूमेरिकल, यही ना, सिंपल से शुरुआत करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल है, इससे शुरुआत करते हैं फिर आगे की कहानी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg विद द सेंटर्स 10 सेंटीमीटर अपार। मतलब क्या है, मतलब है दो बॉल है बेटा, दो बॉल है, एक बॉल बना लेता हूं फटाफट से। पहला सवाल है, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, दो बॉल है। ठीक है, दोनों का मास 1 किलो, यानी कि m1 भी बेटा कितना है, इसका मास m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया, दोनों का मास कितना है 1 kg। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या फिर कह लेता हूं मैं 0.1 मीटर कह लो, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दी 0.1 मीटर। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, ठीक है, अच्छा आपको क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इस पर बेटा ये पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा, इस पर ये पार्टिकल इधर की साइड फोर्स लगाएगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू 1 kg। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 0.1 का है, मीटर मिलेंगे, ऐसा यूनिट है का स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, दैट इज द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक, चले आगे, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, कॉपी दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। फिजिक्स समझेंगे, क्वेश्चन करने से मतलब नहीं, क्वेश्चन की फिजिक्स समझेंगे। ठीक है, चलो। द मास ऑफ द जुपिटर इज इतना केजी एंड मास ऑफ द सन इज इतने केजी। द मीन डिस्टेंस between the Jupiter from the sun is इतना। Calculate the gravitational force which the sun exerts on the Jupiter. Assume Jupiter moves in a circular orbit around the sun. Calculate the speed of the Jupiter also. ठीक है, चलो तो मैं ड्रॉ करता हूं। तो बेटा एक सन है मेरे पास, ये बना लिया मैंने सन। ठीक, ये क्या है, सन है। ठीक है, और सन के चारों तरफ बेटा क्या घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक, चल भाई सर्कुलर ऑर्बिट में ये रहा, बना लेता हूं मैं जुपिटर, ये रहा। ठीक है, ये क्या है आपका जुपिटर। और दो रेडियस कितनी दोनों के बीच सर्कुलर पाथ है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको, मान लेता हूं लेट से आर है रेडियस, और आर कितनी दे रखी है, आर कितनी दे रखी है, द डिस्टेंस ये रहा 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, मास दे रखा है आपको, सन का मास दे रखा है, कितना दे रखा है सन का मास 1.99 इंटू 10⁻30 kg, बहुत बढ़िया। मास ऑफ द जुपिटर दे रखा है कितना 1.9 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो आपको ये बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ द जुपिटर लेट से v की स्पीड से आप मूव कर रहा है, ये v की स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको स्पीड भी बतानी है। ठीक है भाई, चलो तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है भाई, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बॉडी कौन सी है, जुपिटर है। दूसरी बॉडी कौन सी है भाई, दूसरी बॉडी सन है, दूसरी बॉडी क्या है, सन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, g मास ऑफ द जुपिटर मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय r। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है बेटा r। ठीक, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, लेट द आंसर। तो वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं आपके लिए, 6.67 इंटू 10⁻11। जुपिटर का मास कितना है 1.9 इंटू 10⁻27, और सन का मास है 1.99 इंटू 10⁻30। क्लियर, क्लियर, ये रख दिया मैंने मास दोनों का। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है बेटा 7.8 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो जब सॉल्व करोगे तो फोर्स आ जाएगा आपके पास, फोर्स कितना आ जाएगा बेटा 4.145 इंटू 10⁻23 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा। एक पार्ट तो हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट, दूसरा आपको निकालनी है जुपिटर की वेलोसिटी या जुपिटर की स्पीड निकालनी है। ठीक है, जुपिटर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो अभी बताया था अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है
और वो सेंटर वाला फोर्स किसके बराबर होता है, mv² बाई आर के बराबर होता है। तो भाई जुपिटर के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन, सन लगा रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सन लग रहा है, और सन कहाँ है, सेंटर पर है। तो जो फोर्स है ये एफ, यही mv² बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यही फोर्स है जो mv² बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आर पता है, मास ऑफ द जुपिटर, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द जुपिटर टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द जुपिटर डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। फोर्स मैंने निकाल लिया कितना, 4.15 इंटू 10। कॉन्सेप्ट समझो यार, कैलकुलेशन इतनी आएगी नहीं आपके में, कॉन्सेप्ट समझो। मास, जुपिटर का मास कितना है, जुपिटर का मास कितना है 1.9 इंटू 10⁻27 है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जुपिटर का मास तो ये था, और रेडियस 7.8 इंटू 10⁻11। जब सॉल्व करोगे अंडरूट करके, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो लगभग कितनी आ जाएगी, 1.304 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ गए भाई। क्वेश्चन की एनालिसिस समझ गए, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो बता देना, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। तो क्या बोल रहा है, दो पार्टिकल हैं, सॉल्यूशन देख, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आप ट्राई भी कर सकते हो पॉज करके, ठीक है, पॉज करके अपने आप ट्राई करो, ठीक है। द टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational force. Find the speed of each particle. It's a good question, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहां पर, दो पार्टिकल हैं, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, किसकी मदद से, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से मूव कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक चीज है मैंडेटरी, जो कि एक फोर्स बॉडी पे लगना चाहिए, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। और वो फोर्स कौन सा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, दूसरा बॉडी लगा रहा है। दूसरी बॉडी कहां लगाएगी भाई, दूसरी बॉडी कहां लगाएगी, अपनी टुवर्ड्स, अबे खींचेगी ना अपनी तरफ, तो दूसरी बॉडी कहां होनी चाहिए, दूसरी बॉडी अपोजिट होनी चाहिए इसके, दूसरी बॉडी इसके अपोजिट होनी चाहिए। अबे क्या है, दूसरी बॉडी क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट होनी चाहिए। अरे सही है ना, नींद वींद तो नहीं आ रही अरे यार ये क्या ही है, ये दूसरी बॉडी है वो इसके अपोजिट होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। नींद आ गई, सो गए आधे, तो सो गए होंगे, ठीक है ठीक है, चल भाई देखते हैं। तो ये हो गई, दोनों का मास m है, दोनों का मास m है, रेडियस कितनी है, r है, ठीक है भाई। इस पर फोर्स लगेगा किधर, इधर लगेगा F, और उतना ही फोर्स बेटा इस पर लगेगा किधर, इधर लगेगा F, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो स्पीड बतानी है ईच पार्टिकल की, हर पार्टिकल की स्पीड आनी है। तो ये जो है वो इस ऐसे मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से, लेट्स से v1 मान लेते हैं, और ये बता, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तभी तो, अरे भाई ये वाला जो इधर जाएगा तो ये वाला तो इधर जाना चाहिए ना, तभी तो सामने बने रहेंगे। तो ये वाला इधर जाएगा,
लेट्स से v2 से, लेकिन दोनों की सेम आएगी। ठीक है, देख लेते हैं। चलो, पहले वाला पार्टिकल ये है, दूसरा वाला पार्टिकल ये है। तो पहले वाले की अगर बात करूं तो f किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम वी वन स्क्वायर बाई कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, तो f कितना बराबर है, g टाइम्स ऑफ दी m1 m2 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अब ध्यान रखना दोनों के बीच की दूरी है 2r, नॉट r। ठीक है, बराबर किसके है, m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। व्हेन यू सॉल्व इट, एक m से एक m जाएगा, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट v1। v1 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा, मेरे को लिखना डायरेक्ट, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय 4r, जी एम डिवाइड बाय द 4r, और यही आ जाएगा बेटा आपका v2, v2 भी यही आ जाएगा, v2 भी यही आ जाएगा, बराबर हो जाएगा v2 और v1 दोनों की स्पीड सेम आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है भाई, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं लाइव आने लग जाऊंगा, तो लाइव में आपके जो डाउट्स होंगे ना वो तुरंत की तुरंत सॉल्व होते जाएंगे। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप तुरंत ही पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इतना, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन इफ g इज इक्वल टू दिस। और भी है क्या कुछ, नहीं? ठीक है भाई, अर्थ का मास नहीं दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या बोला है, ये बोला है कि मीन ऑर्बिटल रेडियस, तो भाई ये तो सबको पता है कि अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे एक सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, चल भाई, ये रही आपकी अर्थ, ये रही अर्थ, और ये रहा बीच में आपका सन। ठीक, यहाँ पर सन हुआ सेंटर में। ठीक है, और जो ऑर्बिट है इसकी जो रेडियस दे रही है आपको कितनी, ऑर्बिट है जो ऑर्बिट की रेडियस दे रही है आपको कितनी, लेट से आर मान लेता हूँ, कैपिटल आर, और आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर से, ध्यान रखना। ठीक है, चल भाई, तो आपको ऑर्बिटल मास ऑफ द सन निकालना है, मास ऑफ द सन निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, तो भाई और अर्थ भी मूव कर रहे हो कुछ वेलोसिटी से v, v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। चले आगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अर्थ और सन के बीच में, अर्थ के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा होगा एक F, और सन के ऊपर भी ऐसा फोर्स लग रहा होगा एक F। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है भाई, तो अगर अर्थ के ऊपर देखा जाए, अर्थ के ऊपर, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, तो अगर अर्थ के ऊपर देखा जाए तो जो F लग रहा है वो किसके बराबर होगा, जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, उसका स्क्वायर। ठीक, चलिए ठीक है, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, अर्थ पे लगा रहा हूं तो मास ऑफ द अर्थ वेलोसिटी ऑफ द अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये भी बताया। ठीक है, तो मास ऑफ द अर्थ तो कैंसिल आउट हो गया, मास ऑफ द अर्थ तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये रहा मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस एक r से एक r चला। ठीक है, चल भाई, तो अगर मेरे को मास ऑफ द सन निकालना है तो मास ऑफ द सन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सन हो जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ठीक है, अब वेलोसिटी कैसे निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, हाँ भैया, एक चीज बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो है v स्पीड है पहली बात तो, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, स्पीड है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला, स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भाई, तो अगर मैं एक फॉर 1 ईयर की एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की अगर बात करूं, एक कंप्लीट
रेवोल्यूशन या एक कंप्लीट चक्कर की बात करूं, रेवोल्यूशन समय कितना लगता है भाई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में? अर्थ को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में कितना समय लगता है भाई? 365 दिन लगते हैं, हमें मालूम है कितने, 365 दिन लगते हैं। डेज को 24, ये होगा आवर्स को इंटू 60 अब हो गए मिनट्स में फिर 60 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया सेकंड्स में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस कितना भाई, एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना चलेगा? एक चक्कर में डिस्टेंस कितना चलेगा? 2πr। तो वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? वेलोसिटी हो गई 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। 2πr की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, r की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर है, इंटू 10⁻8 किलोमीटर से तो 10⁻3 कर दिया, मीटर्स में आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम का डिवाइड कर दिया 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे? पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे क्या? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे, डायरेक्ट पुट कर देना, फिर सॉल्व करना, कुछ पीछे कट बिट जाएगी। तो यहाँ पर जब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो मास ऑफ द सन आ जाएगा बेटा आपका v² अपॉन जी की वैल्यू आपकी 6.67 है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2.01 इंटू 10⁻30 kg आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ द सन, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या की, इन्होंने वेलोसिटी नहीं दी आपको, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दी आपको। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें ऐसे निकालनी पड़ेगी अपने नॉर्मल एनालिसिस। चले, ठीक है, कुछ सवाल और करेंगे, फिर एक और सवाल और करेंगे, फिर आपको दूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो उस सवाल को करने से पहले आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना आना चाहिए। अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना आता है, नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, चलो, तो अगले सवाल के लिए आपको चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, नोट डालेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल है, फिर आपको कुछ सवाल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूंगा, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर अगला लेक्चर हम लेंगे, मैं ले लूंगा आपको 1-2 दिन बाद वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आना चाहिए। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं कर सकते। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के कंपोनेंट्स करना वेक्टर का टॉपिक है, ये तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक, चलो, ठीक है, तो ये पहला, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। एक आपके पास वेक्टर दे रखा है, फोर्स दे रखा है, दिस इज द फोर्स वेक्टर। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर है और ये फोर्स 10 न्यूटन का दे रखा है, लेट्स से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री दे रखा है, लेट्स से। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। लिख देंगे क्या? लिख देंगे भाई। कैसे करेंगे? तो अब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं रिजॉल्व? इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा एक्स के अलोंग, उसके एक कंपोनेंट आएगा वाई के अलोंग। देखें कैसे। ठीक है, तो जो x वाला, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी इस फोर्स की? जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगी? वेक्टर फॉर्म को तीर बना के लिखते हैं। वो क्या होगी? वो होगी जो x वाला, इसका जो कंपोनेंट इस फोर्स है, जो इस वाले फोर्स का जो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, जो आएगा लेट्स से एफ एक्स आया, तो उसके साथ i का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसका j के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सर कुछ समझ में आया बेटा? पेशेंस समझ आएगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट निकालने के लिए, ये वाला कंपोनेंट निकालना है मुझे, तो बेटा क्या ये वाला कंपोनेंट कितना आता है? ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये F दे रखा है कितना, 10 न्यूटन, तो ये हो जाएगा बेटा 10 या फिर F cos 30 डिग्री। ये एंगल के साथ दो कंपोनेंट होंगे ना, एक x एक्सिस के अलाउंग, एक y एक्सिस के अलाउंग,
तो जो x वाला जो कंपोनेंट होगा, मतलब ये एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा बेटा कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बचा कुचा कंपोनेंट होगा, जो बचा कुचा कंपोनेंट होगा उसमें हम साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया एफ वाई और ये हो गया बेटा आपका एफ एक्स। ठीक है, नहीं आई बस अभी समझे बेटा, पेशेंस पेशेंस। तो एफ वेक्टर क्या आ गया, एफ एक्स कितना है, एफ कॉस 30 आई कैप प्लस एफ साइन 30 जे कैप। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एफ की वैल्यू 10 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आई कैप प्लस एफ की वैल्यू 10 है, साइन 30 की वैल्यू 2 आई जे कैप। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, और सारा कुछ समझ नहीं आया, कुछ ले एक एग्जांपल और ले, एक एग्जांपल और ले बेटा, एक एग्जांपल और ले। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, लिख लिया एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपका ये रहा बेटा एक और, this is the a vector, a vector and this angle is 60 डिग्री। ठीक है, अब इस a वेक्टर को मुझे वेक्टर a को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट होगा y एक्सिस के अलोंग, एक होगा x एक्सिस के अलोंग। तो ये हाँ कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, ड्रॉप कर देंगे इस वाले को हम y एक्स, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, एक बेटा परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये हो जाएगा बेटा y के अलोंग आया है ना, तो ये y वाला कंपोनेंट हो गया। ये बेटा x के अलोंग आया है, -x के अलोंग आया है, तो ये x वाला कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, चल भाई। तो जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये एंगल के साथ में आया है, तो ये कितना था, ये तो a है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल के साथ में है। बचा कुचा वाला कितना हो जाएगा, बचा कुचा वाला हो जाएगा a sin 60 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब वेक्टर फॉर्म में कितने लेंगे, तो जो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना है साहब, a sin 60 है, तो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो लिख लिया मैंने कितना, a sin 60। लेकिन ये x एक्सिस के अलोंग नहीं है, माइनस x एक्सिस के अलोंग है, तो माइनस लगा दिया बेटा, तो लगा दिया आई कैप। ठीक है, प्लस y एक्सिस के जो कंपोनेंट है अलोंग वो कितना है, a cos 60, तो y के संग तो लगा दिया छः कैप। ठीक है, एक और करेंगे, एक और करेंगे। दिस इज दी x एक्सिस, दिस इज दी y एक्सिस। ये हो गया बेटा एक वेक्टर है जिसका नाम दे दिया मैंने b दे दिया, और ये b का ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये b 30 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b cos 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल के साथ वाला है। ये कितना हो जाएगा b sin 30 डिग्री। ठीक है, यही वाला एंगल चलेगा। ठीक है, तो b वेक्टर कितना हो जाएगा, b वेक्टर हो जाएगा बेटा x एक्सिस के अलोंग कितना है b sin 30 डिग्री, इसको लिख दो आई कैप, प्लस y एक्सिस के अलोंग कितना है b cos 30 डिग्री, इसको अलोंग लिख दो जी कैप। ठीक है, वेक्टर में लिखना आ गया, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। चलो अगले पेज से ले लो। ठीक है, ओहो शिट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार अच्छे तरीके से, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, लेक्चर बंद खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 इक्वल masses of 1 kg each are fixed at a equal, मतलब एक
एम इधर रख दिया, एम इधर रख दिया, एम इधर रख दिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये ना। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द 2m प्लेस एट द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड पे आपने रख दिया 2m, ठीक है भाई, सेंट्रोइड पे रख दिया 2m, तो इस 2m पे आपको फोर्स बताना है कितना होगा, इस 2m पे आप पे फोर्स बताना है कितना होगा। फिर क्या करा, सेकंड पार्ट करा, इफ द फोर्स, इफ व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड, ए पर फिर आपने दूसरे केस में क्या रख दिया, 2m रख दिया यहाँ पर, फिर आपको इस वाले 2m पे फोर्स निकालना है, ठीक है। सबकी साइड की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। तो पहला केस देखते हैं, पहला केस। हम्म पहला केस, पहले मैं इसको कंप्लीट मेथड से बनाऊं, आंसर तो जीरो आएगा मुझे पता है, ठीक है, बता करते कैसे हैं देखते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला केस है, पहला केस है तो ठीक है। ठीक है, ट्राई करोगे इसको कैसे करने, मैं एक बार हिंट दे दूं, इसको ट्राई करते हैं, फिर लेंथ ऑफ द वीडियो ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा इसका आंसर, पहले वाले का आंसर तो जीरो है, आंसर बता देता हूँ इसका, आंसर इसका जीरो है, ए का तो जीरो है, बी का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 2g आई कैप। करना कैसे, हिंट देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना आप, सबसे पहले ये वाला जो फोर्स, ये वाला जो पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स लाएगा F1, इसके ऊपर फोर्स लाएगा F2, इसके ऊपर फोर्स लाएगा F3, ठीक है। F1 को वेक्टर फॉर्म में लिखना, F2 को वेक्टर फॉर्म में लिखना, F3 को वेक्टर फॉर्म में लिखना। F1 F2 के तीनों फोर्स आ गए वेक्टर फॉर्म में, तीनों को ऐड कर देना तो सबका सम जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, F1 F2 F3 तीनों बराबर आएंगे पहले वाले केस में। अब यहाँ पर क्या हो गया, मास डबल हो गया, मास डबल हो जाएगा, मास डबल हो जाएगा तो F1 चेंज हो जाएगा, F2 और F3 आपके सेम रहेंगे, ठीक है। फिर तीनों को ऐड कर देना तो आपका ये वाला आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ले करोगे इजी पड़ेगा, ठीक है। पहले ट्राई करना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ठीक है, इसके बाद कल मैं कंपटीशन का स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा, उसके बाद बोर्ड्स का स्टार्ट करूंगा। प्रैक्टिस मैं आपको दे दूं थोड़ी, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे देता हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दे देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस कर लेना फिर कंपटीशन का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, इसके आंसर दे रखा है, ये हिंट दे रही है आपको, ठीक है। आपको ये मिलीग्राम वेट को कैसे कन्वर्ट करोगे इसमें हिंट दे रखी है, एक बार हिंट विंट देख लेना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये 4-5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसके बाद कल मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, सबका जो भी है घंटी वंटी बजा देना इसकी, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बहुत है, और तो ग्रेविटेशन तो मैंने कमिटमेंट लिया है कि पूरा कराऊंगा, ठीक है। और बाकी के जो वीडियोस होंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो बाकी के वीडियोस भी डालूंगा, 12th की सीरीज भी लेकर आ जाऊंगा, और पुराने चैप्टर जो रहे हैं ग्रेविटेशन से पहले वो भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलो बहुत है आज के लिए, टेक केयर, बाय बाय।